Good afternoon, my dear friends. I am Reena Sharma. Welcome you all on my YouTube channel Markandeez Academy. आज की हमारी वीडियो सभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने उपराष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर कि राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जो पद हमारा माना गया है वो किसका माना गया है? राष्ट्रपति का माना गया है, क्योंकि इनको क्या बोला गया है? हमारे संवैधानिक प्रमुख बोला गया है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग हमारी जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो राष्ट्रपति की है, लेकिन रियल में जो हमारी चलती है, जो वास्तविक हेड है हमारा, वो प्रधानमंत्री है। तो राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? हमारी उपराष्ट्रपति है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे या उनका पद रिक्त होगा तो उस टाइम पर उनके पद पर काम किसको करने का हक है? उपराष्ट्रपति को है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो उपराष्ट्रपति का जो पद है हमने वो किस देश से लिया है? ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंट की पोस्ट है और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है कि अगर प्रेसिडेंट कहीं बाहर चला जाए किसी कंट्री में, ठीक है, या उनको ऐसा है कि बहुत टाइम लग जाए और पीछे से कुछ ऐसा हो जाए कि डिसीज़न लेना हो एकदम से, तो वो डिसीज़न कौन ले सकते हैं? फिर उपराष्ट्रपति ले सकते हैं। तो हमने भी क्या किया कि उनकी देखा देखी में हमने अपने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट रख ली। ठीक है, कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अपने थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का केवल एक ही उपराष्ट्रपति होगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बताया गया है? जिस प्रकार से हमारे अलग अलग अनुच्छेद हैं और अलग अलग अनुच्छेदों में हमारी अलग अलग पोस्ट बताई गई है कि इस अनुच्छेद के अंडर ये वाली पोस्ट आती है, ठीक है, इस अनुच्छेद के अंडर ये आता है हमारा। तो सेम हमारे पास एक आर्टिकल है जिसमें क्या बताया गया है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत जो है हमारे देश में केवल एक ही उपराष्ट्रपति होगा, और वो कौन सा है हमारा? वो है आर्टिकल 63। ठीक है, आर्टिकल 63 हमारे उपराष्ट्रपति की पद के विषय में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है? कि कौन सा वो आर्टिकल है जो हमारे उपराष्ट्रपति को इतनी पावर देता है, इतना राइट देता है कि अगर हमारे देश में राष्ट्रपति ना हो या उनका पद रिक्त हो जाए या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए उनके साथ, ठीक है, तो जो है हमारे उपराष्ट्रपति है उनके कार्यभार को संभाल सकते हैं, क्योंकि कमांडर इन चीफ जो है हमारे वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो ये सारे काम किसके हाथ में चले जाते हैं? उपराष्ट्रपति के हाथ में। और फिर जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो हमारे राष्ट्रपति की सैलरी भी लेता है। ठीक है, तो ये हमें किस में बताया गया है? ये बताया गया है हमें अनुच्छेद 65 में। ठीक है, अनुच्छेद 65 हमें हमारे उपराष्ट्रपति को ये सारी पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अनुच्छेद 64 के अनुसार क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद जो 64 है हमारा वो किस बात का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 64 में बताया गया है हमें कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो हमारा उपराष्ट्रपति तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा? हमारी राज्यसभा का सभापति भी होगा। ठीक है, यानी हमारे जिस तरीके से हमारे लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसी तरीके से हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा का भी क्या होता है? सभापति होता है। और वो कौन होता है? जो भी हमारे उपराष्ट्रपति होंगे। जैसे अब हम प्रेजेंट में कौन है? हमारे वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, तो वेंकैया नायडू जो हैं वो हमारे राज्यसभा के कौन है? सभापति हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन है कि उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, किस तरीके से उनका जो निर्वाचन है वो संपन्न होगा। ठीक है, संसद के कितने सदन के, यानी 2 सदन होते हैं हमारे, दोनों सदन के क्या दोनों जो मनोनीत और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं क्या सभी इसमें भाग ले सकते हैं? तो ये जो सारी प्रक्रिया है हमारे एक अनुच्छेद में बताई गई है, और वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 66। ठीक है, अनुच्छेद 66 हमें बताता है कि जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन जो है वो किस प्रकार से होना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हमने किया था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। ठीक है, वो पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, जबकि दिल्ली और पुदुचेरी है जो हमारे वो 1992 में उनको क्या था कि उनको राइट मिल गया था, उनको अधिकार मिल गया था कि वो राष्ट्रपति के जो है इलेक्शन है या राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें भाग ले सकें। ठीक है, तो अभी पूछा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है? तो ये लेते हैं दोनों सदन यानी लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित भी और मनोनीत दोनों तरीके के सदस्य जो हैं इसमें भाग ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 67 किस बात का प्रावधान करता है? ठीक है, जो अनुच्छेद 67 है वो हमें किस
चीज़ के बारे में बताता है, तो वो हमें बताता है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति है उसकी पद की अवधि के बारे में बताता है। पद का मतलब होता है कि उसकी पोस्ट, अवधि का मतलब कि वो कितने टाइम तक अपने पोस्ट पर है जो वो बने रह सकता है, ठीक है। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो 5 साल तक अपने पोस्ट पर बने रह सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें कि उससे पहले भी वो त्यागपत्र अपना दे सकते हैं, ठीक है। अगर उनको ये लग रहा है कि वो उस पोस्ट के एलिजिबल नहीं है, या वो उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं, या हमारे में से भी किसी को राज्यसभा को लगे कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, ठीक है। और ये बताया गया है आर्टिकल 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति को हटाते थे तो वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हम अपने राष्ट्रपति को हटाते थे, लेकिन अभी हमने उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो उपराष्ट्रपति के ऊपर किसी प्रकार का कोई महाभियोग नहीं चलाया जाएगा, कोई केस नहीं चलाया जाएगा, उनको पद से मुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है हमारी, वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, हम पद मुक्ति कहते हैं, ठीक है, यानी कि उनको पद से मुक्त कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए किस सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये राज्यसभा, जो हमारी राज्यसभा होती है, उसके क्या होते हैं, ये सभापति होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने इनको इनकी पोस्ट से हटाना है, तो ये उपराष्ट्रपति तो हैं ही, लेकिन साथ के साथ किसका कार्यभार भी संभाल रहे हैं, राज्यसभा का कार्यभार भी संभाल रहे हैं ना। तो किस सदन के 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है हमें, 2/3, ठीक है। तो किसकी ज़रूरत होती है हमें, वो राज्यसभा के। सिर्फ लोकसभा की तो अनुमति होनी चाहिए कि लोकसभा बोलती है कि ठीक है, तुमने हटाना है, तुम्हारा काम कर रहा है, तुम जैसा चाहो इसको हटा सकते हो, रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा पास कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों को भरने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव करने का प्रावधान दिया गया है। यानी उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, खाली है, ठीक है, और उस पोस्ट पर हमने क्या कराना है कि हमने उस पोस्ट पर अपने है जो चुनाव कराने हैं, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो है आप चुनाव करा सकते हैं। तो ये बताया गया है हमें आर्टिकल 68 में, ठीक है। अनुच्छेद 68 है जो हमारे उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति में है जो चुनाव कराने का हमें है जो वो प्रावधान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण में शपथ की बात की गई है। यानी जो भी हमारे जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हमारे पीएम हो गए, या हमारे प्रेसिडेंट हो गए, या हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सभी को अपनी पोस्ट पर आने से पहले ओथ यानी कि शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है, कि वो जो संविधान के अनुसार काम करेंगे, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो तरीके की शपथ है उनकी, ये किसी न किसी आर्टिकल में लिखी गई है, और वो आर्टिकल कौन सा है जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ की बात की गई है, तो वो है हमारे पास आर्टिकल 69। तो आर्टिकल 69 में हमारे पास है जो वो उपराष्ट्रपति के पद की शपथ की बात की गई है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। अब देखिए 69 में ही क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो पद की शपथ तो लेगा ही लेगा, ठीक है, लेकिन किसके सामने लेगा, वो लेगा राष्ट्रपति के सामने, ठीक है। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनको जो पद की शपथ है वो किसके सामने लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति के सामने, क्योंकि राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो हमारे उपराष्ट्रपति से बड़ी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, ठीक है। देखिए चाहे हमारा उपराष्ट्रपति हो यानी वाइस प्रेसिडेंट हो हमारा, या फिर हमारा प्रेसिडेंट हो, या हमारा क्या हो, प्रेसिडेंट हो, दोनों के ही जो चुनाव से संबंधित अगर कोई भी मुद्दा है, ठीक है, किसी भी तरीके से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति कौन होगा, या किसी तरीके से किसी भी तरीके का क्लेश हो जाता है इनके चुनाव में, तो वो जो चुनावी मुद्दा है वो कौन सुलझाएगा, वो हमारा उच्चतम न्यायालय यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास वो राइट है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको सुलझा सकता है, ठीक है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत ये सुलझाता है, तो आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन की चर्चा की गई है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम जो आयु है हमारी वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की ही आयु हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष उनकी एज होनी चाहिए कम से कम, अगर भारत का उपराष्ट्रपति आपने बनना है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव व अनुमोदन होना आवश्यक है। जिस तरीके से हमारा राष्ट्रपति था तो राष्ट्रपति के लिए क्या था, 50 व्यक्तियों का प्रस्ताव और 50 व्यक्तियों के अनुमोदन की आवश्यकता थी। अभी हम उपराष्ट्रपति के पोस्ट की बात करें कि अगर किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है तो कितने व्यक्तियों का अनुमोदन और कितने व्यक्तियों का जो प्रस्तावक है वो होना आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 20 का प्रस्तावक और 20 का ही अनुमोदन हमें आवश्यक है यदि हम भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कितनी राशि जमानत के रूप में जमा करानी होती है। तो देखिए जितनी राशि हमने राष्ट्रपति के पद के लिए जमा कराई थी सेम उतनी ही राशि हमने क्या करनी होती है कि अपने उपराष्ट्रपति के पद के लिए जमा करानी होती है, यानी कि 15,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी बोला जाता है, जो बाद में हमारे देश के वो राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारे क्वेश्चंस थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी जो क्वेश्चन है वो स्किप नहीं किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव करे। प्रधानमंत्री को देखिए कि हाँ भी जो हमारी लोकसभा है उसमें बहुमत प्राप्त हुआ है और बहुमत दल का जो नेता है हमारा वो ये है। ठीक है, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। ठीक है, दूसरी बात, जब उसने प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया फिर उस प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य जो हमारे मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार जो है हमारे राष्ट्रपति को, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 75 हमें क्या बताता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा वो। ठीक है, दूसरी बात क्या इसमें कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं उनको ही जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए किस दल के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए लोकसभा की, हमें सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री बनने के लिए किस दल के बहुमत की आवश्यकता होती है कि लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, और यदि पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया गया किसी भी पार्टी के द्वारा तो जो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो सबसे बड़े दल के नेता को पीएम नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नए प्रधानमंत्री को कितने समय के अंदर विश्वास मत हासिल करना होता है। अब जो हमारे जो नए प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, तो नए प्रधानमंत्री को कितने समय के अंदर जो है विश्वास मत हासिल करना होता है। तो ये होता है हमारे पास 1 माह के अंदर, 1 माह का टाइम होता है उनके पास, 1 महीने का समय होता है। ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर उनको क्या है विश्वास मत है जो हासिल करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो कांग्रेस सरकार है या जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है उसने क्या किया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया था। हालांकि वो प्रूव नहीं कर पाए थे इस बात को, ठीक है, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। तो उस अविश्वास प्रस्ताव को, जो विश्वास प्रस्ताव यानी विश्वास मत में हमें है जो 1 महीने के अंदर दिखाना होता है कि हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छे से जो है इस कंट्री को लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 माह के अंदर अंदर प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल करना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो जी हाँ, राज्यसभा के जो मंत्री होते हैं हमारे, ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हमारे, वो भी हमारे क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के नहीं बन सकते, सिर्फ लोकसभा के ही बन सकते हैं, राज्यसभा के वो बन सकते हैं। जैसे 1966 में हमारी इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, 1966 में इंदिरा गांधी बनी थी हमारी, ठीक है, पीएम, और 2004 में जो मनमोहन सिंह है वो बने थे। ठीक है, 2004 में कौन बने थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो याद रखना कि राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। अब देखिए ये बात किसमें कही गई है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा फिर वो चाहे राज्यसभा से हो या फिर लोकसभा से हो, क्योंकि हमारी जो संसद है उसके 2 ही सदन हैं। ये किसने डिसीजन लिया है, तो ये डिसीजन लिया है हमारे संविधान में। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होगा वो हमारे पीएम के योग्य होगा। ठीक है, पीएम बन सकता है वो, ठीक है, संविधान के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रधानमंत्री को शपथ किसके समक्ष लेनी पड़ती है। अब देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक बहुत बड़ी पोस्ट हो गई ना हमारी, ठीक है, लेकिन जो हमारे जो संवैधानिक जो प्रमुख है वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति हैं। तो किनके समक्ष हमारे प्रधानमंत्री जो है शपथ लेंगे, वो लेंगे राष्ट्रपति के सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जिनके सामने शपथ लेंगे अपने पद की कि मैं अब बहुत विधि के अनुसार काम करूंगा या कानून के अनुसार काम करूंगा, संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुसार कार्य करूंगा, ठीक है। तो जिसके समक्ष हमने शपथ ली उसी को हमने अपना त्यागपत्र दे दिया, यानी कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 78 में किस विषय पर चर्चा की गई है। तो जो अनुच्छेद 78 है हमें ये क्या बताता है, हमें ये बताता है कि प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, किस प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं किस कार्य में पार्टिसिपेट करेंगे, किसकी नियुक्ति करेंगे, किसको हटा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो हमारे काम है, ये जो कर्तव्य हैं हमारे, ये आर्टिकल 78 में आते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अभी हम इसको पीछे पढ़ के आए थे, ठीक है, कि वो कौन सा अनुच्छेद था जिसके तहत है जो वो हमारे प्रधानमंत्री और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये हमारा 74 और 75 दोनों ही मतलब ये दोनों ही हमारे मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो आर्टिकल वो 74 है जिसका प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री है जो वो अपने दल के किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, यानी उनके दल का कोई भी व्यक्ति है, प्रधानमंत्री अपने उस दल के नेता को, उस दल के मंत्री को राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है या उसका नाम राष्ट्रपति को दे सकता है कि मैं इसको मंत्री बनाना चाहता हूँ, और राष्ट्रपति फिर उसी व्यक्ति को जो वो मंत्री नियुक्त कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ क्या क्या होती है। प्रधानमंत्री हमारा क्या क्या कार्य करता है और उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। वह विभिन्न मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता और उसमें फेरबदल करता है। मंत्रालय यानी कि कौन सा मिनिस्टर हमारा, कौन सा मंत्री हमारा किस मंत्रालय का होगा, यानी किस क्या काम उसको सौंपा जाएगा। जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गए हमारे, ठीक है, हमारे शिक्षा मंत्री हो गए, व्यापार मंत्री हो गए हमारे, रेल मंत्री हो गए हमारे। तो जो कौन सा मंत्री है वो किस कार्य को बड़े आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता है, ठीक है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए हमारे, तो ये जो सारे डिसीजन है हमारे कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। अब उसमें फेरबदल करना, मान लो कि कोई मंत्री हमने डिसाइड कर दिया कि ये व्यापार मंत्री होगा और वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, रेल मंत्री ये होगा, और वो उस रेल मंत्री है जो वो अपने जितने भी उसके जो कर्तव्य है, जो काम है रेल विभाग को देखना वगैरह, वो उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं हमारे, कौन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा उसे राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह देता है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा लग रहा हो कि वो अपनी पोस्ट के काबिल नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो प्रधानमंत्री उसको बोल सकता है कि अपने पद से त्यागपत्र दे दो, ठीक है। या सीधे वो क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति को, जैसे अपने दल के नेता को बोल सकता है ना कि ये मेरे दल का नेता है, इसको मैं मंत्री बनाना चाहता हूँ, तो सेम राष्ट्रपति उसकी बात मानकर उसको मंत्री बना देता है। अब राष्ट्रपति को डायरेक्टली बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कि ये जो व्यक्ति है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसको इसके पद से बर्खास्त कर दिया जाए, यानी इसको इसके पद से हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति वो काम कर देते हैं, ठीक है। सेकंड भी ट्रू है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो जी हाँ, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष ही हमारा पीएम होता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, हमारा पीएम होता है, ठीक है। और उनकी बैठक की अध्यक्षता तो फिर कौन करेगा, जो हेड होगा वही करेगा ना, और उनकी उचित निर्णय को मानता है। देखिए निर्णय विचार विमर्श करते हैं सभी बैठ करके कि ये जो काम है वो किस तरीके से किया जाए। अगर उनको लगता है कि जो मंत्रिपरिषद है उनका जो निर्णय है, उन्होंने जो सजेशन दिया है वो उचित है, वो ठीक है, तो वो उस निर्णय को मान भी सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारे पास, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो उनके पद पर कौन कार्य करता है। देखिए अगर प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है हमारी खाली हो जाए, तो उस टाइम पर कौन काम करेगा, कोई भी मंत्री काम नहीं करेगा उस टाइम पर, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो विघटित हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा को हम विघटित कर सकते हैं ना, भंग कर सकते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, वो स्थायी है बिल्कुल ही, ठीक है। तो जो स्थायी सदन है हमारा, वो हमारा राज्यसभा को कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। विघटन किस में हो सकता है, लोकसभा में विघटन हो सकता है हमारा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि कोई भी मंत्री काम नहीं करेगा उस टाइम पर, मंत्रिपरिषद को विघटित किया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा था प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान होता है। अब देखिए एक विद्वान थे बहुत बड़े जिन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री राज्य की नौका, राज्य से मतलब क्या है हमारा यहाँ पर नेशन से है, नेशन यानी हमारी
कंट्री से है, ठीक है। यानी कि नेशन की जो बागडोर होती है, जो नौका होती है, जो नाव होती है, उसको सही डायरेक्शन में चलाने वाला कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। और उसको क्या बोला है? कैप्टन होता है वो, कप्तान होता है वो। तो कौन था वो था मुनरो। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखा जाता है, ठीक है, और बहुत ही रेयरली इस क्वेश्चन को हम कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बार हम गलत आंसर टिक कर देते हैं इसका। तो वो मुनरो था जिसने क्या बोला था कि प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की नौका का कप्तान होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, योजना आयोग या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, जो योजना आयोग है हमारा वो पुराना नाम है, और जो नीति आयोग है ये इसी योजना आयोग का नया नाम है, ठीक है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमारे, ये 2015 में इसका नाम है जो वो चेंज किया गया था, ठीक है। तो योजना आयोग का हमारा जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो जो उस टाइम के, ठीक है, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारे योजना या फिर नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारे कौन है प्रेजेंट में? हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारा निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? अब प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष होता है? क्या राष्ट्रीय चेतना आयोग का होता है, क्या न्यायालय का होता है, या विश्व बैंक का होता है? तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो किसके अध्यक्ष होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम क्या बोलते हैं? एनडीए, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या हमारे क्या होते हैं? राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसको क्या बोला गया है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। इसके हेड और हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके हेड कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे जिस टाइम पर, वो हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीए और हमारे एनआईसी, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इनके हेड होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे है देखिए, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति का निर्णय वास्तविक रूप से किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यों में राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो हम देखते हैं कि कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो वास्तविक निर्णय होता है ये कौन डिसाइड करता है कि ये हमारा राज्यपाल होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, गवर्नर वगैरह की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा ली जाती है? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहाँ तक हमारे जो है प्रधानमंत्री के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते थे वो कंप्लीट होते हैं। अभी नेक्स्ट हम अपने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होती है जिसका अध्यक्ष पीएम होता है? तो देखिए, राजनीतिक रूप से जो कार्य करती है, और प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी हमने प्रशासन की व्यवस्था करनी है, प्रशासन को किस तरीके से चलाना है, इसमें सभी हमारे जो मंत्री होते हैं उनकी भागीदारी होती है। तो वो जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? हमारा पीएम होता है। उसका नाम क्या है? तो वो कौन है? हमारी मंत्री परिषद, ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद से जो संबंधित अनुच्छेद है वो वैसे तो हम किस में है, वो हमारा आर्टिकल, अगर हम बोले आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 दोनों ही हैं हमारे, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित कौन सा है, तो आर्टिकल 74 इसमें दिया गया है। जहाँ पर ये आपको दोनों मिले ऑप्शन में, आप इन दोनों को टिक कर सकते हो। जहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिले, जैसे हमारे पास आर्टिकल 74 ऊपर है और आर्टिकल 74 नीचे है, तो हम आर्टिकल 74 को प्रेफरेंस देंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आर्टिकल 74 जो है हमारा, वो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, वेतन और पद से हटाना संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए, उनकी नियुक्ति करना यानी कि कौन नियुक्ति करेगा, उनका कार्यकाल डिसाइड करना, कितने टाइम के लिए ये मंत्री है जो काम कर सकता है। अगर उसको बीच में ही इस्तीफा देने के लिए बोला जाए या त्यागपत्र देने के लिए बोला जाए, तो उसके जो ये जो कार्यकाल है ये सब कुछ डिसाइड करने वाला, ठीक है। उनको शपथ दिलाने वाला कि वो किसके समक्ष शपथ लेंगे, उनका वेतन डिसाइड करने वाला कि उनका वेतन कितना होगा, या उनको पद से हटाना, ठीक है, कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, किसको पद से हटाया जाना चाहिए, किसको नहीं हटाना चाहिए। ये जो सब के बारे में हमारा जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 75 है, ठीक है। मंत्री परिषद से संबंधित हमारा आर्टिकल 74 था, और इनके पद, इनके कार्य, इनकी नियुक्ति, इनकी शपथ, इनके वेतन, ठीक है, इस सब के बारे में जो आर्टिकल है हमारा वो कौन सा है? वो है आर्टिकल 75। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सदस्यों की
प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक हो सकती है। यह व्यवस्था किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो देखिए हमने क्या बोला है कि अनुच्छेद जो 75 है हमारा, वो क्या कहता है कि प्रधानमंत्री के सहित यानी प्रधानमंत्री साथ में होते हो। मान लो कि 30 मेंबर हैं और एक हमारा प्रधानमंत्री है, तो टोटल 31 को लेकर के, ठीक है। तो यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, इनकी कुल संख्या जो है हमारी, वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक हो सकती है। लोकसभा में जितने मेंबर हैं हमारे, उनसे 15% ज़्यादा हो सकती है हमारे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की जो संख्या है, ठीक है। तो ये व्यवस्था किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं ना, चेंजेस होते रहते हैं हमारे संविधान में। तो ये हमने कब कहा था? ये कहा था हमने 91 यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो संख्या है, उससे जो है वो लोकसभा की टोटल संख्या से 15% अधिक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां रखी गई हैं? तो मंत्रिपरिषद जो है होती है हमारी, उसमें हमारे कितने तरीके के मंत्री होते हैं? उसमें हमारे 3 श्रेणियों में उनको बांटा गया है। 3 तरीके के हमारे मंत्री होते हैं उसमें। वो कौन से होते हैं? देखिए नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की 3 श्रेणियां कौन सी होती हैं? अब देखिए मंत्रिपरिषद की हमने पढ़ ली कि 3 श्रेणियों में हमारे मंत्रियों को रखा गया है, 3 श्रेणियों में हमने उनको बांटा है। अब वो कौन सी श्रेणी होती है हमारे? तो वो होती है हमारे सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री होते हैं हमारे सबसे पहले, दूसरा हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, ठीक है, जो इनकी हेल्प करते हैं, और तीसरा हमारे उप मंत्री होते हैं जो फिर इन दोनों की ही हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मंत्री किस श्रेणी में आते हैं और उनके क्या क्या कार्य और शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो किस श्रेणी के मंत्री होते हैं? जिस श्रेणियाँ ना हमारी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो श्रेणियाँ कितनी होंगी? इनकी 3 ही होंगी। तो ये किस श्रेणी में आते हैं हमारे? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री जो है हमारे, वो प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी यानी सबसे ऊपर, फर्स्ट ग्रेड के मंत्री होते हैं हमारे। किसी भी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है कि कोई भी जो मंत्रालय होगा उसका स्वतंत्र प्रभार, कई बार देखा जाता है ना कि हम बोल देते हैं कि जो रेलवे मिनिस्टर है वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है। स्वतंत्र प्रभार यानी वो कैबिनेट के मंत्री हो जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में अनुच्छेद 80 के अनुसार भाग ले सकते हैं, यानी आर्टिकल 80 के अनुसार इनको ये हक दिया गया है कि कैबिनेट की बैठक में भाग लेने का अधिकार है इनको, ठीक है। कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, उसमें ये भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या है, केंद्रीय राज्य मंत्री क्या होते हैं इस और इनकी नियुक्ति की जाती है किस लिए? सॉरी, यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, किस है यहाँ पर, किस लिए इनकी जो है नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो देखिए द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते हैं, तो जी हाँ, जो हमारे कैबिनेट के नीचे आते हैं हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी की हो गई है। स्वतंत्र प्रभार हो भी सकता है या नहीं? तो हाँ, इनके पास हो भी सकता है। हो सकता है कि ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हों, या हो सकता है कि स्वतंत्र प्रभार के मंत्री ना हो। बैठक में पीएम के नियंत्रण पर ही भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। इनको भाग लेने का हक नहीं होता है बैठक में, लेकिन अगर पीएम इनको बोले कि आप बैठक में आओ, ठीक है, प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पर ये बैठक में भाग ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं, तो जी हाँ, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए हम केंद्रीय राज्य मंत्री को अपॉइंट करते हैं। जैसे हमारे पीएम है ना, वो पूरी कंट्री को अकेले लीड नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ता है, हमारे राज्य के हैं जो वो हमने सीएम बना दिया ना, हर एक राज्य के जो 28 हमारे पास अभी स्टेट हैं, 9 यूटीज़ हैं, तो हर एक में हमने क्या दिया हुआ है, उनको अलग से मिनिस्टर्स दिए हुए हैं, ताकि वो उनको अच्छे से चलाएं, ये देखें कि किस राज्य में किस चीज़ की कमी है और उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मोदी जी थोड़ी कि हर जगह घूम घूम कर देख के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है केंद्रीय राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, उप मंत्री कौन होते हैं और इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? अभी देखिए हमने कैबिनेट मंत्री पढ़ा, फिर केंद्रीय राज्य मंत्री पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम कि उप मंत्री, ठीक है। 3 तरीके के थे ना हमारे, 3 श्रेणियाँ थी हमारी, कैबिनेट, केंद्रीय राज्य और उप मंत्री, ठीक है। तो उप मंत्री कौन होते हैं और उनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? पहली श्रेणी के हमने पढ़ लिए, सेकेंड ग्रेड के हमने पढ़ लिए, तो ये क्या है, कैबिनेट केंद्रीय राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो ठीक है, कैबिनेट की भी और जो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं उनकी भी
एक तो कैबिनेट मंत्रियों की हेल्प करते हैं ये, एक जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं उनकी हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तृतीय श्रेणी के मंत्री होते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ये थर्ड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन है इनके हमारे। वह स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री ये नहीं होते हैं, इनके पास कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, ठीक है। यह मंत्री कभी भी बैठक में भाग नहीं लेते हैं, तो ये भी ठीक है, ये मंत्री कभी भी किसी भी बैठक में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 1, 2 और 3 ये सारे के सारे हमारे ठीक है। आगे देखिए क्या है, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किस सदन में बैठती है। तो जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो कहाँ बैठेगी, वो केवल हमारी लोकसभा में बैठेगी, क्योंकि मंत्री परिषद मंत्रियों के ऊपर किसका भार होता है, लोगों का होता है ना, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ठीक है, और लोगों ने इसको चुना है। तो हमारी लोकसभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, अपना लो हाउस हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल हाउस जिसको बोला गया है, जो हमारा बिगर हाउस है, ये जो हमारा बड़ा हाउस है, ठीक है, वो हम किसको बोलते हैं, अपने राज्यसभा को बोलते हैं, और ये लोअर हाउस है हमारा। कॉम्स, ठीक है, ये देखिए कॉम्स, यानी कि कॉम्स का मतलब क्या होता है हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद में मंत्री कहाँ कहाँ से आते हैं, कॉम्स में जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए लोकसभा से आते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आते हैं लोकसभा से। राज्यसभा से, जी हाँ राज्यसभा से भी आ सकते हैं वो। कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर या तो निर्वाचित या मनोनीत हो जाए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लोकसभा से भी मंत्री आते हैं हमारी कॉम्स में, राज्यसभा से भी मंत्री आते हैं हमारी कॉम्स में, और कोई भी मंत्री आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन उसके आने के बाद उसको 6 महीने के अंदर अंदर या तो निर्वाचित या फिर मनोनीत होना पड़ता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट किसे कहते हैं। देखिए किचन कैबिनेट क्या होता है या फिर आंतरिक कैबिनेट क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। यह कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों द्वारा बनाई जाती है। इसका प्रमुख वर्तमान पीएम होता है। वर्तमान में जो भी हमारे पीएम होते हैं वो इसका प्रमुख होते हैं, ठीक है। और इसमें कितने मंत्री होते हैं, इसमें 15 या फिर 20 मंत्री होते हैं, ठीक है। किचन कैबिनेट जिसको हम बोलते हैं या फिर जिसको आंतरिक कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। आंतरिक में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए इस कैबिनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आंतरिक व महत्वपूर्ण विषयों के लिए, आंतरिक व महत्वपूर्ण विषयों के लिए, आंतरिक व है यहाँ पर, वह महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इस कैबिनेट का, यानी किचन कैबिनेट का जो है हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई भी आंतरिक यानी हमारे कंट्री के अंदर का कोई मामला हो गया, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोई मामला हो गया जिस पर हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी जो किचन कैबिनेट है वो हमारी हेल्प करेगी। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री अपितु इसके बाहर जैसे पीएम के मित्र पारिवारिक सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। तो जी हाँ इसमें सभी शामिल हो सकते हैं। जैसे भारत में है जो वो प्रत्येक प्रधानमंत्री की अपनी किचन कैबिनेट होती है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, उनकी किचन कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण सदस्य थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, गोपाला स्वामी अय्यर थे, ठीक है, और बहुत सारे। उसी तरीके से जो है हमारे थे ये लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट जो किचन कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे, ये स्वर्ण सिंह थे, GL नंदा थे, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब जो हमारे मंत्री थे। सेम उसी तरीके से हमारे जो इंदिरा गांधी थी उनकी किचन कैबिनेट थी, उसमें कौन थे, उसमें थे फ़खरुद्दीन अली अहमद और VIV चौहान थे और उमा शंकर दीक्षित थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो किचन कैबिनेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सभी के लिए। तो यहाँ तक हमारी आज की लास्ट वीडियो थी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप लोगों को लगा होगा कि इसमें कुछ एक मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े होंगे। तो अगर आपको सचमुच में वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।